नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के चैप्टर वाइज कंटेंट में। और आज चैप्टर वाइज कंटेंट में एक अर्थमेटिक के ऐसे चैप्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो चैप्टर आपको हर चैप्टर में इन्वॉल्व मिलेगा। जैसे लगेगा कि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो किसी भी चैप्टर के साथ मिल सकता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब उस कॉन्सेप्ट के बेस पे रिलेटेड क्वेश्चन हर चैप्टर में मिल जाएंगे, चाहे वो कोई सा चैप्टर प्रॉफिट लॉस का हो, परसेंटेज का हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कुछ भी हो वो सब जगह मिल सकता है। आई होप आप गेस कर चुके हैं होंगे कि मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आपने गेस किया है कि वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर है, अनुपात समानुपात है, तो निश्चित रूप से आप सही हैं कि हम आज आपको मैथमेटिक्स के अर्थमेटिक सेक्शन का गणित के अंग गणित में जो बहुत महत्व रखने वाला चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, उस पर बात करेंगे। और सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि मैं ये दावा करता हूं कि आज के पहले तक आपने कभी इतना डिटेल में रेशियो प्रोपोर्शन को नहीं पढ़ा होगा, ना उसको इतना डिटेल में जानने की कोशिश की होगी। क्योंकि होता क्या है कि जब सवाल लग जाते हैं ना, तो बच्चा सवाल लगाने की बात पे कंसंट्रेट हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझने की कोशिश करता है, वो क्वेश्चन लगाने। और क्योंकि चैप्टर आसान है, इजी चैप्टर है, तो इसलिए उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश नहीं करता। दो चार जो फार्मूले रट्टा मार के काम चल जाता है उससे वो चला लेता है। तो बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की ओर और एक शानदार मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं कि अगर आप थक जाओगे तो आराम करना सीखो, अगर आप थक जाओ तो आराम करना सीखो, हार मानना नहीं। थकने का मतलब ये नहीं होता है हार मान लेना, थकने का मतलब ये होता है कि आराम करना और नई ऊर्जा से फिर उसके आगे प्रयास करना। ठीक है ना? एकदम मेहनत से लग जाइए दोस्तों, क्योंकि हमारे आपके पास कुछ भी अपना नहीं, हमारे और आपके पास अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला आप देख लीजिए, मैंने इसको एकदम अच्छे से पॉइंट आउट करके लिया हुआ है। कहना है कि अनुपात होता क्या है, रेशियो क्या है, व्हाट इज रेशियो। बात करते हैं रेशियो पे। अनुपात दो या दो से अधिक समान प्रकार अथवा समान मात्रक की राशियों का तुलनात्मक अध्ययन है। दो राशियां ए व बी के बीच के अनुपात ए संबंधी बी से प्रदर्शित करते हैं यदि ए को अग्रपद और बी को यहाँ ए को अग्रपद और बी को पश्चपद कहा जाता है। बात को समझो, थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझा देता हूं कि क्या मतलब है इसका। और देखो, बात को समझने की कोशिश करो दोस्तों। जैसे किसी ने लिख दिया कि 25 मीटर और 35 मीटर, 25 मीटर और 35, रेशियो से वो मात्रक समान होनी चाहिए। लीटर मीटर मत कर देना, लीटर को मीटर से मत कंपेयर करने लगना, अनुपात समानुपात मत बनाना। तो 25 और 35, तो तो कह रहे हैं कि अनुपात दो या दो से अधिक समान प्रकार अथवा मात्रा वाली राशियों का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, अब इसकी तुलना कर लीजिए, 25 है तो 35 है। ठीक है, यानी 5 है तो 7 है, दोनों में 7 कॉमन है ना, 5 है तो 7 है। दो राशियों ए व बी के बीच का अनुपात ए संबंधी बी से प्रदर्शित करते हैं। यानी ए संबंधी बी है, अगर ए 5 है और बी 7 है तो ए को कहेंगे आप अग्रपद और बी को कहेंगे आप पश्चपद। यहां तक बात क्लियर है? पहली बार शायद आपने ये समझा होगा कि अनुपात का मतलब क्या है। अनुपात का मतलब समान मात्रक वाली समान राशियों के विभिन्न मात्राओं का तुलनात्मक प्रदर्शन जो है, कंपैरेटिव रिप्रेजेंटेशन जिसको कह सकते हैं, आपकी कंपैरेटिव रिप्रेजेंटेशन जो है वही अनुपात। जैसे एक एग्जांपल और छोटा सा ले लेते हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि 28 लीटर और मान लेते हैं 40 लीटर के, तो भैया देखो 2 से कट जाएगा 14, 20, फिर दो कॉमन है 7 और 10, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, एक कॉमन।
तो तुलनात्मक अध्ययन, जब अनुपात का मतलब होता है कि किन्हीं दो राशियों के बीच तब तक तुलना की जा सकती है जब तक कि उनका अनुपात, उनका कंपैरेटिव जो वैल्यू है उसका HCF 1 ना हो, HCF 1 ना हो जाए। एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। आदर्श अनुपात किसको कह सकते हैं आप? आदर्श अनुपात की स्थिति ये होती है कि अग्रपद व पश्च पद, यानी फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म, उसके बीच का रेशियो 1 होना चाहिए, सॉरी उसके बीच का HCF 1 होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर, आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपर रेशियो है, प्रॉपर रेशियो। अब अनुपात के प्रकार पे बात करते हैं। मुझे अंदाजा है कि आप अनुपात अब समझ गए होंगे आज कि अनुपात का क्या मतलब होता है। ठीक है, बात करते हैं अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार, ठीक है, अनुपात के प्रकार क्या है? अनुपात के प्रकार निम्नलिखित है। नंबर 1 बता रहे हैं वर्गानुपात। पहला क्या बता रहे हैं भाई? वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो जिसको कहते हैं, वर्गानुपात। देखो भाई समझो वर्गानुपात क्या है। वर्गानुपात का मतलब है ये क्या, वर्गानुपात का मतलब समझो क्या है जरा सा। ये समझ गए ना? अब वर्गानुपात का मतलब जैसे अगर कोई कह रहे कि समझो ये कि अनुपात किसी चीज, दो राशियों का अनुपात 2 संबंधे 3 है, तो इनका वर्गानुपात क्या होगा? तो इनका वर्गानुपात होगा पदों का वर्ग, 4 संबंधे 9। कोई कह दे कि दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात 5 संबंधी 7 है, तो अगर 5 संबंधी 7 है तो वर्गानुपात हो जाएगा 25 संबंधी 49। समझ रहे हैं? ये वर्गानुपात का कॉन्सेप्ट है। अनुपात के प्रकार पढ़ा रहा हूं, ऐसा ऐसा सवाल एग्जाम में मिल जाता है दोस्त। और होता क्या है, सिर्फ जानकारी के अभाव में बच्चे छोड़ा ना। ठीक, अगला पॉइंट देखिएगा। दूसरे प्रकार का अनुपात है वर्गमूला अनुपात। ध्यान से समझना दोस्तों, वर्गमूला अनुपात क्या मतलब है? कह रहे हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। वर्गमूला अनुपात, जैसे अगर दो राशियां हैं, उनके बीच में 49 संबंधे 81 का अनुपात है, और कह दें कि इसका वर्गमूला अनुपात क्या है, तो आप पहले पद का वर्गमूल ले लेते हैं और दूसरे पद का वर्गमूल। यानी आप ये कह सकते हैं कि वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात वाइस वर्सा होते हैं, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। जैसे 7 लोगों का कोई वर्गानुपात पूछे, ध्यान दो, जैसे मैंने लिख दिया 49 संबंधे 81, ठीक है। मूलानुपात कितना होगा? 7 संबंधे 9। और कोई पूछ लिया कि 7 संबंधे 9 का वर्गानुपात, तो ये आपका हो गया वर्गानुपात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? कर लो जो है, बात को समझ रहे हो? यही मतलब है इसका, वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात। बहुत आराम से समझो, कोई हड़बड़ी नहीं है। कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर का समझना बहुत जरूरी है एग्जाम में बेटर परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना? अगला है घनानुपात, और उसके बाद होगा घनमूलानुपात। देख लो, उसके बाद है घनमूलानुपात। तो घनानुपात और घनमूलानुपात को दोनों को यही समझ लो। जैसे सपोज कर लेते हैं, जैसे किसी ने कह दिया कि 2 संबंधी 3, 2 संबंधी 3 का किसी ने घनानुपात पूछा आपसे। घनानुपात कितना हो गया? 2 संबंधी 3 का घनमूल घन कर दो, 8 संबंधी 27। और किसी ने पूछ लिया कि इसका घनमूलानुपात क्या होगा, तो 2 संबंधी 3।
बात क्लियर हो रही है, स्पष्ट हो रही है बात, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात? यही सब समझाने के लिए मैं आज आपके साथ जुड़ा कि आपको अनुपात समानुपात के चैप्टर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। मैंने हर चैप्टर में इस बात का प्रयास किया है कि आप उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर समझ के फिर आप उसमें काम करिए। आपको ट्रिक्स भी बढ़िया से समझ में आएगी, ट्रिक्स को अप्लाई करना भी बढ़िया से समझ में आएगा, और आप कंफर्टेबल तरीके से अपने आप को कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल महसूस करेंगे आप उस चैप्टर। ठीक है, अगला क्या प्रकार है भाई? अगला कह रहे हैं विलोमानुपात, और उसके बाद है मिश्र अनुपात। चलिए विलोमानुपात की बात कर लेते हैं। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो क्या है? इनवर्स रेशियो का मतलब, सपोज कर लीजिए कि कोई दो राशियां हैं, इस प्रकार हैं, ए संबंधी बी, दो राशियां इस प्रकार है, उनका अनुपात 5 संबंधी 4 है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि ए और बी हैं, इनके बीच अनुपात 5 और 4। विलोमानुपात का मतलब ये होता है कि ये 1/5 हो जाए और ये 1/4। अब 1/5 और 1/4 का एलसीएम क्या है? देखो यहाँ किताबों में चीजा लगा दी है, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, ये भी कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस नहीं कर रहे आपके साथ। तो चाहिए है कि ये पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं आपके साथ। दो संबंध है 5 और 5 संबंध है 2, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अभी अब मिल जाए कि 2 संबंध है 5 संबंध है 7, इसका विलोमानुपात क्या होगा? तो इसको कैसे निकालेंगे वो। विलोमानुपात का मतलब ही होता है, विलोम माने उल्टा। ए 5 है तो 1/5 हो जाएगा, और बी 4 है तो 1/4 हो जाएगा। 5 और 4 का एलसीएम 20, दोनों में 20 से गुणा कर लीजिए तो अनुपात आ जाएगा 20 गुणित 1/5 संबंधे 20 गुणित 1/4। यहां से क्या मिल जाएगा? 4 संबंधे 5, 4 संबंधे 5 कर लोगे? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक कर लेंगे, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं। विलोमानुपात समझ गए ना? जैसे कहीं दे दे कि कोई 3 राशियां इस प्रकार हैं, उनका अनुपात आपको दे दे, जैसे 7 है, 4 है और 2 है, तो इसका विलोमानुपात 1 संबंधे 1/7 संबंधे 1/4 संबंधे 1/2, 28 एलसीएम हो जाएगा। तो 7 चौके 28, 4 सत्ते 28, 14 दुनिया 4 संबंधे 7 संबंधे 8, इसका विलोमानुपात। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे विलोमानुपात। अगला सवाल है मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात का क्या मतलब होता है भाई? मिश्र अनुपात का मतलब होता है कि जैसे देखो इस तरह से है मिश्र अनुपात। जैसे मैंने कहा कि आदर्श अनुपात जो होते हैं उसमें कुछ कॉमन होता है। जैसे मिश्र अनुपात का मतलब ये है कि जैसे 10 संबंधे 12, अब इसमें मिश्र है क्या? 2 गुणित 5 संबंधे 2 गुणित 6, ठीक है? तो ये मिश्र अनुपात, ठीक है? दोनों तरफ 2 से अगर आप भाग दे देते हैं तो ये प्योर रेशियो आएगा, 2 2 से खत्म, 2 2 से खत्म, 5 संबंधे 6, ठीक है? ये मिश्र अनुपात है। आई होप कि आपने विभिन्न प्रकार के अनुपात को समझ लिया होगा, आपने अनुपात समझ लिया है, ठीक? अनुपात के प्रकार वर्गानुपात, वर्गानुमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात, उसके बाद आपने पढ़ लिया विलोमानुपात, और उसके बाद आपने पढ़ लिया मिश्र अनुपात, कंपाउंडेड रेशियो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं समानुपात की तरफ। मैं आज सिर्फ आपको डिफिनीशंस और उसके कॉन्सेप्ट और उसका मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं। समानुपात शब्द सम और अनुपात शब्दों के संयोग से बना। आज आप सोच रहे होंगे कि सर किसी भी चैप्टर में कभी किसी क्वेश्चन के चैप्टर में किसी बहुत डिफिनीशन पे तो फोकस नहीं करते थे, इसमें क्या खास बात? खास बात है, खास बात इसलिए है कि कभी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इसके बेस पे आगे आपको 2 और बड़े महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने। वो चैप्टर कौन से हैं? पार्टनरशिप और मिश्रण, ठीक है ना? पार्टनरशिप तो फिर भी जैसा तैसा है, मिश्रण का जो चैप्टर है वो बहुत कठिन चैप्टर माना जाता है क्वांट का। तो क्वांट के सेक्शन का बहुत, और उसका बेस चैप्टर क्या है? उस कठिन से चैप्टर का बेस चैप्टर क्या है?
अनुपात समानुपात। और इस चैप्टर का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि अनुपात समानुपात से रिलेटेड बहुत सारे सवाल अन्य चैप्टरों में भी आ जाते हैं। वहां दे देता है कि ब्याज का अनुपात कितना है, मूलधन ब्याज के दरों का अनुपात कितना है। तो ऐसे ऐसे तरह के हर जगह सवाल आपको, आयतनों का अनुपात कितना है, क्षेत्रफलों, तो उसको समझना जरूरी है। समानुपात शब्द सम और अनुपात शब्दों के संयोग से बना है। समानुपात शब्द सम और अनुपात शब्दों के संयोग से बना है। सम का अर्थ समान या बराबर तथा अनुपात का अर्थ है दो सजातीय राशियों के मध्य संबंध। ठीक है। दूसरे शब्दों में दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उनकी चारों राशियां समानुपाती कहलाती हैं। समानुपात के लिए ये वाला वर्ड ये दो अनुपात संकेत का प्रयोग करते हैं, इसको इस तरह से संकेतित करते हैं। समानुपात का मतलब समझिए। दूसरे शब्दों में दो अनुपातों की बराबरी, जैसे कोई निश्चित ने लिख दिया 5 संबंधे 7 समानुपाते होगा 10 संबंधे 14। ठीक, इसके एक्सटर्नल टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन इंटरनल टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ये भी नियम है गणित। मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर। ठीक है। समानुपात के कुछ नियम है दोस्त, बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ने समझने की जरूरत है। वो इसलिए जरूरत है कि इस पर सवाल एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और जो अच्छे कॉन्शियस बच्चे हैं अपने कंपटीशन की तैयारी को लेकर, अपने एग्जाम को लेकर, कुछ बच्चे मुझे ये बताते हैं कि सर हमको याद तो नहीं रह पाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट जब जाते हैं तो ये जरूर देख के जाते हैं कि मध्यानुपाती क्या है, प्रथमानुपाती क्या है, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती क्या है, ये सब हम देख के जाते हैं। तो देखो, समानुपात का जो नियम है दोस्तों ना, समानुपात का जो नियम है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, क्या नियम है? नियम क्या है? देखो, कह रहे हैं कि अगर ए संबंधे एक्स प्रोपोर्शनल एक्स संबंधे बी है तो क्या होता है, यदि तो x इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए बी, इसको कहते हैं मध्यानुपात। इसको क्या कहते हैं? मध्यानुपात। हो क्यों रहा है ये देखो, बाहर के पदों का गुणनफल अंदर के पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ये पक्का है आपको? तो पक्का है, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी या एक्स बराबर अंडर रूट ए बी। मुझे लगता है इसको मध्यानुपाती भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके मध्य के पदों का वैल्यू, एक्स का वैल्यू निकाला जाता है। मध्यानुपाती में वैल्यू किसका आ रहा है? मध्य के पद का। ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहे हैं तृतीयानुपाती क्या होता है। अब तृतीयानुपाती के लिए क्या बता रहे हैं? तृतीयानुपाती के लिए बता रहे हैं कि इफ ए रेशियो बी, ए रेशियो बी proportional to b ratio x, so then x is equal to b square by, सारा इसी से आ रहा है, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है। ax बराबर b स्क्वायर या x बराबर क्या, b स्क्वायर बाई, ये तृतीयानुपात। ठीक है। अगला सवाल क्या है? अगला नियम है चतुर्थानुपाती। इसमें भी वही चीज है, चतुर्थानुपाती में भी वही बात है। क्या बात है? देखो, देखो इफ ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो एक्स, तो देन एक्स, आप देखो ए एक्स इज इक्वल टू बी सी या एक्स इज इक्वल टू बी सी बाई ए। ठीक है,
ये इसका चतुर्थानुपात हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। तो ये आज मैंने आपके साथ रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन किया, बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट शायद पहली बार आपने इतने डिटेल तरीके से रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। कल हम इस पर सवाल शुरू करेंगे, हम प्रश्नों को हल करेंगे अनुपात समानुपात के। बहुत कठिन सवाल नहीं है इस चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत आसान है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ डिस्कस किए। आगे फिर कल आपसे मेरी मुलाकात रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर के प्रश्नों के साथ होगी, जिसमें हम पहले भाग में थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन, फिर थोड़ा उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन, और फिर लास्ट में और जो बढ़िया बेहतरीन तरह के सवाल होंगे जो अच्छे एग्जाम्स में आते होंगे, उन सवालों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।